नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TRV क्वेश्चन क्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको BLI जीरो थेरा जिसकी जो 4th और 5 और 6 जो यूनिट बाकी थी, आज उनको लेकर आया हूं। तो बने रहे, वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो यूनिट नंबर 4, ठीक है, संदर्भ सेवा। तो यूनिट नंबर 4 के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें है संदर्भ सेवा। तो संदर्भ सेवा कौन कौन सी होती हैं? संदर्भ सेवा होती हैं आमने सामने की सेवा, ठीक है। फर्स्ट क्या है? आमने सामने की सेवा। और सेकंड नंबर की जो है टेलीफोन सेवा, और ईमेल वाली, और चैट वाली, और एक है IM मतलब त्वरित संदेश, और जो लास्ट के हैं SMS, ठीक है। तो आपको इन सभी को जो सेवाएं संदर्भ सेवा हैं, इन सभी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार की संदर्भ सेवा है। तो ठीक है, तो आपको इन सेवाओं को याद रखना है। ये सभी क्या है? संदर्भ सेवा है, ठीक है। आगे क्या है? संदर्भ सेवा 3 चरण है। संदर्भ सेवा के कितने चरण हैं? संदर्भ सेवा के 3 चरण हैं। और रंगनाथन ने प्रलेखों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। तो रंगनाथन ने प्रलेखों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? 4 श्रेणियों में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 4 श्रेणियों में प्रलेखों को किसने विकसित किया है? रंगनाथन ने, ठीक है। और आगे क्या है? रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा की जो पूर्वानुमान सेवा बताया है, कौन सी सेवा बताया है? तो रंगनाथन के अनुसार जो संदर्भ सेवा है उसे मतलब रंगनाथन ने क्या बताया है? पूर्वानुमान सेवा, ठीक है। तो पूर्वानुमान सेवा किसको बताया है? संदर्भ सेवा को किसने बताया है? रंगनाथन ने, ठीक है। आगे क्या है कि भारत में संदर्भ सेवा पर प्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? SR रंगनाथन ने, ठीक है। तो जो संदर्भ सेवा पर प्रथम पुस्तक लिखने वाले विद्वान कौन थे? SR रंगनाथन, ठीक है। तो इसे आपको कंप्लीट याद रखना है। आगे क्या है? संदर्भ जो साक्षात्कार वाक्यांश का उपयोग मार्गरेट अचिस ने किया था। किसने किया था? मार्गरेट अचिस ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि संदर्भ जो साक्षात्कार हैं, इसका उपयोग किसने किया था? मार्गरेट अचिस ने, ठीक है। तो संदर्भ सेवा 2 प्रकार की होती हैं। आपको याद रखने की संदर्भ सेवा कितने प्रकार की होती हैं? तो संदर्भ सेवा 2 प्रकार की होती हैं। ये जो मैंने रेड से लिख रखा है, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको इसे कंप्लीट याद रखना है। कि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1963 को हुई थी। कब हुई थी? 1963 को। तो इंटरनेशनल जो पुस्तकालय हैं, जो लाइब्रेरी हैं, इसकी स्थापना 1963 को हुई, ठीक है। और अगला क्या है? राजा राम मोहन राय पुस्तकालय, ये कलकत्ता में स्थित है, ठीक है। कहाँ है? कलकत्ता में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय पुस्तकालय कहाँ है, तो कलकत्ता में है, ठीक है। और आगे क्या है कि गांधी नेशनल म्यूजियम लाइब्रेरी, ये दिल्ली में है। और जो गांधी नेशनल जो म्यूजियम लाइब्रेरी है, कहाँ है? दिल्ली में है। और जो मद्रास पुस्तकालय की स्थापना किसने की? डॉक्टर रंगनाथन ने, ठीक है। तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने किसकी पुस्तकालय की स्थापना की थी? मद्रास पुस्तकालय की स्थापना की थी। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय अमेरिका में है। इसे भी आपको याद रखना है कि जो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में। तो RRRLF में 4 केंद्र हैं, ठीक है। तो मतलब जो RRRLF, इसका फुल फॉर्म क्या है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो इसमें 4 केंद्र हैं, ठीक है। सार्वजनिक पुस्तकालय पारित करने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका, ठीक है। आपको इस यूनिट में इतना फैक्ट याद रखना है। तो जो पब्लिक लाइब्रेरी को पारित करने वाला जो देश है वो अमेरिका है। ये यूनिट ख़त्म होती हैं। अगली यूनिट है 5, ठीक है। तो 5 यूनिट क्या कहते हैं? जागरूक सेवा। इसमें जागरूक सेवा के बारे में बताया गया है। तो कौन कौन सी वो सेवा है, ठीक है। जागरूक सेवाओं को उन्हें स्कैनिंग और ब्राउजिंग करने और उनकी कीमती समय बचाने में मदद करती हैं। तो ये किस प्रकार से मदद करती हैं? कि जागरूक सेवा मतलब उसको स्कैनिंग मतलब स्कैन करने में, या फिर उनको ब्राउजिंग करने में
मतलब उनका समय बचाने के लिए मदद करती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आगे क्या है, ग्राहकों को प्रभावी जागरूकता सेवा प्रदान करने के लिए पुस्तकालय कर्मचारियों को निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। अब वो कौन कौन से कारक हैं जो जो ग्राहकों को जागरूक सेवा प्रदान करने के लिए पुस्तकालय कर्मचारियों को वो कारक हैं जो उनको याद रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो उन कारकों के बारे में हम बात करेंगे। तो ठीक है, तो ये वो कारक हैं जिनको पुस्तकालय कर्मचारियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो फर्स्ट कारक क्या है, कर्मचारी मदद के लिए उच्च स्तर का उत्साह और समर्पण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उत्साह और समर्पण। ठीक है, उच्च कार्य के लिए उच्च स्तर का जो उत्साह और समर्पण होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, जागरूकता सेवा नियमित और समय पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो तीसरा नंबर का जो कारक है वो है सेवा ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। किसके अनुसार, जो ग्राहक जो सेवा किसके अनुसार होनी चाहिए, ग्राहकों के अनुसार। ठीक है, और अगला क्या है, सेवा साहित्य के संदर्भ में व्यापक और संपूर्ण होनी चाहिए। किस प्रकार से होनी चाहिए, व्यापक और संपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, संसाधनों को जो कवर किया गया, जिसमें क्या गया, संसाधनों को कवर किया गया। तो सेवा साहित्य के संदर्भ में व्यापक और संपूर्ण होना चाहिए, जो और संसाधनों को कवर किया गया, जिसमें संसाधनों को भी कवर किया गया है। ठीक है, जो 5 नंबर का जो कारक है वो कौन सा है, ग्राहकों को उनकी मांग पर पूरा पाठ उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, तो इन कारकों को आपको याद रखना है। इनमें से कोई से भी 3 कारक दे सकता है, एक अदर कारक दे सकता है, ताकि आप कंफ्यूज हो सके। क्योंकि आप अगर इस प्रकार से आप इनको पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन को राइट कर पाएंगे। ठीक है, आगे क्या है, जो हैमिल्टन 1995 में प्रभावी एक जागरूक सेवा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से 4 कारकों को सुझाव दिया है। किसने, तो हैमिल्टन ने 1995 में क्या किया, जागरूक सेवा को प्रदान करने के लिए 4 कारक दिया। वो कौन कौन से 4 कारक हैं, फर्स्ट कारक है ये जानना कि किन विषयों को कवर करता है। इनमें क्या कहा गया है कि इनमें जानना है कि किन किन विषयों को कवर करना है। ठीक है, वो ये जानने का जो मौन क्या चाहता है, इसमें यह भी जानना होता है कि मौन क्या चाहता है और किन किन विषयों को कवर करना चाहिए। ठीक है, और नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए संसाधनों के बारे में जानना। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर जो कारक हैं एक क्या कहता है कि जो नई जानकारी प्राप्त करने के लिए संसाधनों के बारे में जानना। और अगला जो 4th नंबर का है वो क्या है, नियमित रूप से विश्वसनीय रूप में और उचित अवसरों पर जानकारी प्रदान करना। ठीक है, तो आपको इन 4 कारकों को याद रखना है। किसने दिए थे ये, हैमिल्टन 1995 में प्रभावी जागरूक सेवा के प्रदान करने के लिए निम्नलिखित 4 कारक दिए गए हैं। ठीक है, तो ये कारक आपको कंप्लीट याद रखना है। आगे क्या है कि जागरूकता सेवा 2 प्रकार की होती हैं, वर्तमान जागरूकता सेवा और गैर वर्तमान जागरूकता सेवा। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है कि जागरूकता सेवा कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। अगर शॉर्ट नाम देखें तो वर्तमान जागरूक सेवा को क्या कहा जाता है, CAS। ठीक है, और गैर वर्तमान जागरूक सेवा को क्या कहा जाता है, NCAS। ठीक है, तो आपको ऐसे भी याद रखना है। शॉर्ट भी पूछा जा सकता है कि जागरूक सेवा इनमें से 2 प्रकार की होती है, वो कौन कौन सी है। ठीक है, अगला क्या है कि जॉन रॉयलैंड। ठीक है, जॉन रॉयलैंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि लाइब्रेरी एक रासायनिक इंजीनियरों और विश्लेषणात्मक वैज्ञानिक को वर्तमान जागरूक सेवा प्रदान करती हैं। तो आपको इसे याद रखना है कि जो जॉन रॉयलैंड जो यूनिवर्सिटी है, लाइब्रेरी स्क्रीनशॉट को से पता चलता है। किससे पता चलता है, लाइब्रेरी के स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि लाइब्रेरी एक रासायनिक इंजीनियर और विश्लेषणात्मक वैज्ञानिक को वर्तमान जागरूक सेवा प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्या है, JNCASR। ठीक है, ये एक लाइब्रेरी है, तो उपयोगकर्ताओं को वर्तमान जागरूक सेवा प्रदान करने के लिए प्रदर्शित करता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो JNCASR क्या है, एक वर्तमान जागरूक सेवा को प्रदान करने का एक प्रदर्शित जो लाइब्रेरी। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है कि वर्तमान जागरूक सेवा को प्रदान करता है। तो कौन क्या करता है, कौन करता है, JNCASR। ठीक है, लाइब्रेरी। अगला क्या है कि पुस्तकालय को बुलेटिन के नाम से भी जाना जाता है और
इससे निम्नलिखित जानकारी शामिल हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? मतलब जो कई प्रकार की जानकारी भी शामिल हो सकती हैं। और इसे मतलब पुस्तकालय को बुलेटिन कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि पुस्तकालय को बुलेटिन भी कहा जाता है और इसमें मतलब निम्न प्रकार की जानकारी शामिल हो सकती हैं। ठीक है, तो जागरूकता सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइब्रेरी स्टाफ द्वारा टिकटॉक जर्नल टेबल ऑफ कंटेंट्स सेवा का उपयोग किया जाता है। किसका? तो टिकटॉक जर्नल टेबल ऑफ कंटेंट्स सेवा का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि लाइब्रेरी स्टाफ द्वारा मतलब जागरूक सेवा प्रदान करने के लिए लाइब्रेरी के जो स्टाफ जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा टिकटॉक जर्नल टेबल ऑफ कंटेंट्स सेवा का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है कि RSS फीड प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ताओं के पास ब्लॉग लाइन और गूगल रीडर आदि जैसे RSS रीडर होना चाहिए। तो ठीक है, तो RSS जो फीड जो प्राप्त करने के लिए मतलब उपयोगकर्ताओं के पास क्या होना चाहिए? ब्लॉग लाइन, गूगल रीड आदि। ठीक है, तो जिससे क्या हो सकता है? RSS रीडर होना मतलब प्राप्त हो सके। ठीक है, आगे क्या है कि पत्रिका का नया अंक प्रकाशित करने के लिए RSS में सदस्यता लेनी चाहिए। ठीक है, तो ताकि आप मतलब जो नया अंक प्रकाशित करने के लिए क्या करें? RSS में सदस्यता ले। ठीक है, तो पत्रिका का जो नया अंक को प्रकाशित करना है तो आप RSS में सदस्यता ले मतलब सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वेब ब्लॉग का एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो ब्लॉग क्या है? एक वेब ब्लॉग का संक्षिप्त रूप है और इसकी शुरुआत ऑनलाइन व्यक्तिगत डायरी के रूप में होती है। तो ब्लॉग किस रूप में इसकी शुरुआत होती है? ऑनलाइन डायरी के मतलब व्यक्तिगत डायरी के रूप में। और एक क्या है? एक वेब ब्लॉग का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो ब्लॉग विभिन्न नई सेवाओं और पुस्तकालय द्वारा प्राप्त संसाधनों के बारे में सूचित करने के लिए ब्लॉग का उपयोग होता है। किसके लिए मतलब इसका उपयोग होता है? नई सेवाओं, पुस्तकालय द्वारा प्राप्त संसाधनों के बारे में सूचित करने के लिए। ठीक है, तो आपको इसे कंप्लीट याद रखना है। और SDI की जो अवधारणा किसने दी थी? HP लोवन ने। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो SDI की अवधारणा किसने दी थी? HP लोवन ने। क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है। तो HP लोवन आपको याद रखना है कि SDI की अवधारणा किसने दी थी? HP लोवन ने। तो SDI का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयोगकर्ताओं को सूचना अधिभार या सूचना बाढ़ से निपटने में मदद करता है। ठीक है, तो आपको इसे मुख्य उद्देश्य को याद रखना है। तो विभिन्न प्रकार की जागरूक सेवाएं, अब वो कौन कौन सी जागरूक सेवा होती हैं? ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की जागरूक सेवाओं का आपको नाम याद रखना है। एक तो वर्तमान जागरूकता जो बुलेटिन और नई आगमन बुलेटिन, विशेष सूची जो कि TOC मतलब अलर्ट, और पत्रिकाओं का रूटिंग और ईमेल या RSS अलर्ट। और जो 6 नंबर का है ब्लॉग। 7 नंबर क्या है? अनुक्रमण सेवा, सार सेवा, समाचार पत्र कतरन सेवा। ठीक है, तो इन जागरूक सेवाओं को आपको कंप्लीट याद रखना है। ठीक है, आगे क्या है? गैर वर्तमान जागरूक सेवा। अब वो गैर वर्तमान जागरूक सेवा कौन कौन सी हैं? तो विषयगत, उत्सव, विशेष, फिल्म, शो। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की जो गैर वर्तमान जागरूक सेवा हैं इनको आपको याद रखना है। एक तो है विषयगत हैं, एक उत्सव है, एक विशेष है, एक है फिल्म शो। ठीक है, तो आपको इनको याद रखना है। अगला क्या है? वर्तमान जागरूकता सेवाओं के विभिन्न घटक। ठीक है, वर्तमान जागरूकता सेवाओं के विभिन्न घटक जो कि वर्तमान जो मतलब उपयोगकर्ता तो जो विभिन्न घटक है, कौन कौन से घटक हैं वर्तमान जागरूक सेवा के? ठीक है, तो फर्स्ट जो घटक हैं वह है उपयोगकर्ता प्रोफाइल सेट करना। क्या करना? मतलब प्रोफाइल को सेट करना, जो उपयोगकर्ता के अनुसार प्रोफाइल सेट करना। वो जो सेकंड नंबर का है संसाधनों को निगरानी या फिर रिकॉर्ड करना। ठीक है, रिकॉर्ड रखना। और जो तीसरा नंबर का है क्या है? उपयोगकर्ता प्रोफाइल के साथ दस्तावेज का मिलान करना। और चौथा नंबर का क्या है? अद्यतन अधिसूचना मेल करना। 5 नंबर है प्रतिक्रिया। और 6 नंबर क्या है? यदि आवश्यकता हो या उपयोगकर्ताओं को प्रोफाइल में संशोधन। ठीक है, तो आपको इसे कंप्लीट याद रखना है कि वर्तमान जागरूक सेवा के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, अगला क्या है? अगला है आपको यूनिट नंबर 6 जो कि जो 5 नंबर की यूनिट है उसमें ये फैक्ट हैं, आपको इन सभी फैक्टों को याद रखना है। अब यूनिट नंबर जो 6 है उपयोग अभिमुखीकरण, तो इस यूनिट में क्या क्या फैक्ट हैं?
उन फैक्टों को मैं हम बताते हैं। तो म्यूज, क्योंकि म्यूज है एक वैज्ञानिक नाम, मतलब वैज्ञानिक है म्यूज, जो 1992 में उपयोगकर्ता शिक्षा को परिभाषित किया। मतलब किसको परिभाषित किया था? उपयोगकर्ता, जो उपयोगकर्ता शिक्षा को इन्होंने क्या किया? परिभाषित किया था। कब किया था? 1992 में। किसने किया था? म्यूज ने। तो म्यूज ने पाठकों को पुस्तकालय का सर्वोत्तम उपयोग करने में मदद करने के लिए दी गई निर्देश के रूप में ये मतलब उपयोगकर्ता शिक्षा को परिभाषित किया। ठीक है। और अगला क्या है? 1990 में फ्लेमिंग, जो कि एक वैज्ञानिक हैं, फ्लेमिंग ने उपयोगकर्ता शिक्षा को परिभाषित किया। तो जो मतलब उपयोगकर्ता जो शिक्षा को परिभाषित करने वाले 3 व्यक्ति हैं, एक तो म्यूज है, एक फ्लेमिंग है, एक सेवा सिंह है। ठीक है। तो म्यूज मतलब 1992 में की और फ्लेमिंग ने 1990 में सेवा ये उपयोगकर्ता शिक्षा मतलब सेवा परिभाषा दी है। ठीक है। और आगे क्या है? पुस्तकालय द्वारा दी जाने वाली विविध सेवाएं। अब पुस्तकालय द्वारा दी जाने वाली कौन कौन सी सेवाएं हैं? तो वह सेवा है, पहली सेवा क्या है? ओपेक, जो कि ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ठीक है। ओपेक आपको याद रखना है। एक है उदार, जो तीसरा नंबर का क्या है? संदर्भ सेवाएं। और अंतर पुस्तकालय ऋण, जो अंतर पुस्तकालय ऋण होता है, एक फ़ोटो कॉपी है। और इंटरनेशनल ब्राउजिंग है, नए आगमन के बारे में जानकारी है। और अन्य पुस्तकालयों की संस्थागत सदस्यता है। ठीक है। तो ये विविध सेवाएं जितनी भी हैं वो आपको कंप्लीट याद रखनी है। ठीक है। आगे क्या है? पजल ब्रांड और मेली ने कहा है कि उपयोगकर्ता शिक्षा में 2 घटक शामिल हैं। तो कितने घटक शामिल हैं? तो पजल ब्रांड ने क्या कहा? पजल ब्रांड और मेली ने यह कहा है कि उपयोगकर्ता शिक्षा में 2 घटक शामिल हैं। एक तो पहला घटक है अभिविन्यास, जो अभिविन्यास है, एक देह निर्देश है। ठीक है। तो 2 घटक है, अभिविन्यास और एक है निर्देश। इनमें बहुत अधिक ओवरलैपिंग भी है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इन जो दोनों 2 घटक हैं इनमें क्या है? बहुत अधिक ओवरलैपिंग। ठीक है। तो आपको इसे याद रखना है कि इसमें मतलब बहुत अधिक ओवरलैपिंग है। और आगे क्या है? उपयोगकर्ता, जो कि अभिमुखीकरण के 3 स्तर होते हैं। ये विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं? तो इन 3 स्तरों के बारे में हम बात करेंगे। 3 स्तर होते हैं। प्रथम जो स्तर है वो सनातन स्तर। ठीक है। तो सनातन स्तर कौन कौन से क्या है? इस स्तर पर छात्रों को पुस्तकालय में विभिन्न अनुभागों के स्थान से अवगत कराना जाना चाहिए और कैटलॉग, संदर्भ स्रोत आदि के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। तो इसमें क्या बताया गया है कि सनातन स्तर पर मतलब क्या, जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको लाइब्रेरी में मतलब अलग अलग स्थान को अवगत कराना चाहिए, जहाँ पर मतलब कैटलॉग, संदर्भ स्रोत आदि के बारे में उपयोगी जानकारी देना चाहिए। ठीक है। और सनातन जो स्नातकोत्तर स्तर है, इसमें क्या बताया गया है कि पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणालियों को ग्रंथ सूची और अन्य सेवाओं के बारे में बताना चाहिए। तो ठीक है। तो ये जो स्नातकोत्तर हैं इसमें ये बताया गया है कि मतलब ग्रंथ सूची और अन्य सेवाओं के बारे में बताना चाहिए और वर्गीकरण के बारे में बताना चाहिए। ठीक है। और अगला क्या है? शोधकर्ता, जो रिसर्च करता है, तो शोधकर्ता और शिक्षक। ठीक है। तो इन्हें साहित्य खोज और ग्रंथि सूची का संकलन, तकनीकी सेवाएं, तकनीकी लेखन, पुट नोट, सूचना, पुनः प्राप्ति, अंतर पुस्तकालय ऋण के बारे में बताना चाहिए। तो आपको इन 3 स्तरों को याद रखना है कि इन स्तरों का क्या क्या काम है, क्या क्या कार्य हैं। तो आपको इन सभी को याद करना है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो आज BLI 013 की पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई है और जितने भी इम्पोर्टेंट जो नोट्स बने हैं वो आज मैंने आपको ऑल वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अगली वीडियो जो BLI 014 की आने वाली है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मतलब बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।